हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। तो डाल्टन ने जो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था? एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। यानी कि उन्होंने ये बताया था कि हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है मेज़र कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से ईच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास, यानी कि उनके हिसाब से हर एक एलिमेंट का अपना एक खुद का करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होता है। तो और ये जो थ्योरी है किसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन की? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बेसिस पे उन्होंने ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन की थी। तो जो साइंटिस्ट हैं वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का मेजर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्सुक थे कि हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये देखा गया कि जो एटॉमिक मास है किसी भी एटम का वो मेज़र करना काफ़ी मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या निकाला गया, कौन सा रास्ता निकाला गया? इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का रास्ता निकाला गया, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो कंपाउंड बनते हैं और जो भी कंपाउंड बनते हैं उनमें जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसके बेसिस पे एटम का क्या निकाला गया? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसको एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर हम कार्बन 3 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन 4 ग्राम लेते हैं तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो किस फॉर्म में कंबाइन करता है? 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम दोनों का टोटल देखेंगे तो 4 + 3 तो कितने ग्राम आता है? ये आता है हमारा 7 ग्राम, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी जो कंपाउंड होता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो मेज़र कर सकते हैं। तो सपोज वी डिफाइन तो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU। लेकिन जो IUPAC था उन्होंने आगे चल के इसको क्या यूनिट दी? इसको U से यूनिट दी। किलोग्राम और मीटर में तो इसको मेज़र करेंगे नहीं, तो इसको हम किस में मेज़र करते हैं? U से मेज़र करते हैं एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास जो है एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसके इक्वल होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1 यूनिट। कि हम जब देखते हैं कि जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट है एंड जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 1.33 यूनिट है, तो हम उसको जो है रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वेनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज द होल नंबर। तो अब देखिए ये जो है ये 1.33 यूनिट दिया हुआ है, तो इसको हम 1 के इक्वल मेजर कर सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन में था उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो रहा था, तो इसको होल नंबर के बेस पे हम ले सकते हैं। तो 1.33 को हम क्या ले सकते हैं? इक्वल टू 1 इसको हम ले सकते हैं। नाउ अब हम क्या देखते हैं कि जो जब आगे रिसर्च वगैरह की गई तो जो एटॉमिक मास यूनिट है वो साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो क्या लिया गया? 1/16 इसको लिया गया था 1/16 ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। ऑक्सीजन के रेफरेंस में रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया और इसको 1/16 के इक्वल लिया गया था। दिस वाज कंसिडर्ड रेलेवेंट ड्यू टू 2 रीज़न। तो इसके 2 रीज़न थे जिस वजह से इसको रिलेटिव एटॉमिक मास के रेफरेंस में लिया गया। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट आर फॉर्म्ड, है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट से कंबाइन हो जाता है और कंपाउंड न्यू कंपाउंड बना लेता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज द होल नंबर। और इस तरह से जो हमारे पास आएगा वो पॉइंट में थोड़ा कम आएगा और हमारे पास होल नंबर में ज़्यादा आ जाएगा। तो इस वजह से हमने ये लिया, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट जो 1961 में यूनिवर्सली
एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन 1961 में जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हुई एटॉमिक मास यूनिट की, वो क्या हुई, कार्बन 12 आइसोटॉप। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप के बारे में आपने पढ़ा होगा, पहले भी स्टडी किया होगा। तो वो होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं। तो कार्बन के काफ़ी सारे आइसोटॉप्स हैं, तो इसमें लिया है कार्बन 12 आइसोटॉप लिया है। तो जो उसके साथ मेज़र करना है इसको ईजी कैलकुलेशन में आया होगा, तो इसके रेफरेंस में हम जो एटॉमिक मास है वो मेज़र कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना। तो जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होती है, एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं तो उसका जो 1/12 है और द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और एक कार्बन 12 का जो 1 एटम है उसका मास लेते हैं, तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसीलिए जो सभी का जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो किसके रेस्पेक्ट में लिया गया, वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में लिया गया, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो इजी हो गई होगी और कैलकुलेशन एज ए होल नंबर आ रही होगी। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक है फ्रूट सेलर है, वो जो वाटरमेलन है वो बेच रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी वेट नहीं है, ना यानी कि तोलने के लिए, नापने के लिए उसके पास कोई भी वेट नहीं है। तो वो क्या करता है, एक वाटरमेलन को 12 पीसेस में डिवाइड कर लेता है, इक्वल पीसेस में 12 पीसेस में डिवाइड कर लेता है, और जो वाटरमेलन का जो 12th पार्ट है यानी कि जो 1 पीस है उससे मेज़र करके वो वाटरमेलन को बेचना शुरू कर देता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, तो वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में हम किस तरह से ले सकते हैं, है ना। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसीलिए अब देखा जो ये एटॉमिक मासेस है, एक टेबल हमें गिवन है, एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। तो इसके कुछ एटॉमिक मासेस हमें गिवन है, ये हमें सारे अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आगे हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनमें यूज़ होने वाले हैं, और ये बेसिक चीज़ है तो ये हमें याद अच्छे से होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, किस तरह से जो एटम है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली, अभी हमने देखा होगा, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली मतलब खुद का कोई उनका वजूद नहीं होता है, बट एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, जब एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना, एंड आयंस जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। अब आयंस क्या होते हैं अभी हम आगे स्टडी करेंगे। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन दी लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी एंड फील और टच। तो जो ये एटम्स हैं और जो ये आयंस हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं और तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।